गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एच वर्मा का जो है वो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था, मतलब फर्स्ट पार्ट जो था जिसमें टोटली 11 क्वेश्चंस थे, उनका आंसर हम लोगों ने कर लिया था। और आज हम लोग इसका लेक्चर नंबर 2 रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एच वर्मा में आगे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम लोगों ने वेरी शॉर्ट जो है कर लिया था। वेरी शॉर्ट के बाद जो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस है वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है ना। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं, टोटल 7 क्वेश्चंस हैं, इनको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग, जहाँ पूछा है व्हाट इज़ सिल्वरिंग ऑफ मिरर। तो बेसिकली ये सब्जेक्टिव टाइप आंसर है, इसमें कुछ न्यूमेरिकल नहीं है, इसमें आपको लिखना है ना। तो व्हाट इज़ सिल्वरिंग ऑफ मिरर पूछा है आपसे। तो क्या है सिल्वरिंग? एक पतला सा थिन ग्लास स्लैब लेना है ना, और उस पतले से थिन ग्लास स्लैब के एक सरफेस को आपको सिल्वर से कोट कर देना है, और उसके बाद सिल्वर से कोट करने के बाद आपको एक पेंट का है ना, एक पेंट का लेयर भी लगा देना है। इसी प्रोसेस को जो हम लोग सिल्वरिंग बोलते हैं। इससे क्या होता है, एक सरफेस जो होता है वो सिल्वर्ड हो जाता है और वो जो हाईली पॉलिश्ड हो जाता है, जिसके वजह से लाइट रिफ्लेक्ट होता है और वो एज अ प्लेन मिरर वर्क करता है। तो इसी को हम लोग सिल्वरिंग बोलते हैं। और ये सिल्वरिंग हम लोग प्लेन मिरर बनाने के लिए भी करते हैं सिल्वरिंग, कनकेव बनाने के लिए भी, कन्वेक्स बनाने के लिए भी। तो कोई भी मिरर हमें बनाना होगा तो हम लोग सिल्वरिंग करते हैं। तो इसका आंसर आप लोग जो है वो वर्बली लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको। सेकंड क्वेश्चन जो है, एक सेकंड, हाँ यहाँ दिखाई पड़ रहा है। राइट द 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, लॉज आप लोगों ने लिखे होंगे, नोट्स में आप लोगों के होगा ये, है ना। फर्स्ट लॉ क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। और सेकंड लॉ, ऐसे फर्स्ट और सेकंड कोई ऑर्डर नहीं है, मतलब 2 लॉज है बस, आप किसी भी ऑर्डर में बोल सकते हैं। और एक और लॉ क्या है इसमें कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो ये 2 लॉज है, ये अपने वर्बली ये दोनों क्वेश्चन कर लिया है ना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। हाँ, इसको समझते हैं हम लोग थोड़ा सा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर का। सो आज हम लोग HCV है ना, HCV का डिस्कस कर रहे हैं। शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन बता दिया सिल्वरिंग के बारे में, है ना। जब भी आप सिल्वरिंग का डेफिनेशन लिखे या फिर सिल्वरिंग के बारे में कुछ लिखे तो मेक श्योर कि आप एक डायग्राम बना दें, है ना, किसी भी, या फिर तीनों मिरर का ही बना दीजिए, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, तीनों का बना दीजिए, है ना। अगर रफली एक आंसर लिखना रहे तो क्या लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग सिल्वर कोट ऑन वन साइड ऑफ प्लेन मिरर और आइदर स्फेरिकल मिरर टू मेक हाईली रिफ्लेक्टिव, ताकि रिफ्लेक्शन हो सके हम लोग, है ना। तो अगर दोनों डायग्राम हो, तीनों डायग्राम इनफेक्ट बना सकते हैं इसको दिखाने के लिए कि एक प्लेन मिरर है जिसमें इस तरफ क्या कर दिया गया है, सिल्वर का कोट कर दिया गया, सिल्वर की कोटिंग कर दी गई है। इसी सिल्वर की कोटिंग को हम लोग सिल्वरिंग का प्रोसेस बोल रहे हैं, है ना। सिल्वर कोटिंग करना, सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं और इसके बाद पेंट भी अप्लाई कर दिया जाता है ताकि इस सिल्वर की कोटिंग को जो है वो स्क्रैच ना आए। पेंट भी अप्लाई कर दिया जाता है। जनरली देखिए मेरे पास ये मिरर पड़ा हुआ है ना, तो इस मिरर के पीछे क्या दिख रहा है कि सिल्वर की कोटिंग इसके अंदर है, इसके ऊपर से ये एक पेंट अप्लाई किया हुआ है ताकि इसको स्क्रैच ना आ सके। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा ये हल्का हल्का स्क्रैच आ गया है पेंट का। सो ये होता है सिल्वरिंग। ये सिल्वरिंग करके हम लोग बेसिकली मिरर बनाते हैं, और ये मिरर हम लोग किसी का भी बना सकते हैं। जैसे ये प्लेन मिरर का एग्जांपल हो गया, है ना, ये प्लेन मिरर का एग्जांपल हो गया। ऐसा ही हम लोग स्फेरिकल मिरर्स भी बनाते हैं। लेट्स से कि हम लोगों ने ये एक स्फीयर का पार्ट लिया, ऑब्वियस सी बात है ये भी ऐसे थिक होगा एक। हाँ, अब इस चीज़ को अगर आप बाहर से, है ना,
जो आउटवर्ड वाला पार्ट है ना, जो बल्ज आउट पार्ट है, इसको अगर आपने सिल्वर्ड कर दिया, इस तरफ से अगर आपने सिल्वरिंग कर दिया, तो ये जो मिरर बनेगा इसको हम लोग कनकेव बोलेंगे। हाँ, क्योंकि ये वाला जो सरफेस है वो, ये वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगा, इसको हम लोगों ने सिल्वर्ड कर दिया। और अगर ऐसा ही ना सेम पीस हो, तो उल्टा बनाने का कोई सेंस नहीं, आप चाहें तो सीधा ही बना सकते हैं। ऐसे बना रहा हूँ मैं। ये अगर ऐसा कोई मिरर है ना, कर्व्ड ग्लास स्लैब बोल दीजिए कि कर्व्ड ग्लास है अगर, और इसके इस सरफेस पे, कौन सा वाला सरफेस है जो कर्व्ड इनवर्ड है, इस वाले सरफेस पे अगर आप सिल्वरिंग कर देते हैं, तो इस केस में जो आपको मिरर मिलता है वो कन्वेक्स मिरर है। तो जब भी आप सिल्वरिंग का आंसर लिखिए तो आप ये तीनों मिरर का डायग्राम बना दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। इससे सिल्वरिंग का प्रोसेस भी समझ में आ जाएगा, कैसे सिल्वरिंग करके जो है वो तीनों टाइप्स के मिरर हम लोग बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे डन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन था राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो लॉज आपको मालूम है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी एक बार मैं रिवीजन थोड़ा सा करा देता हूँ, एक रिवीजन टाइप से बता देता हूँ कि पहला लॉ हम लोगों ने क्या लिखा था। शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ मैं। तो पहला लॉ था इंसिडेंट रे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, and normal. Okay, normal. All three lie in the same plane. Lie in the same plane. तो ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, कोई भी प्लेन हो सकता है, ये तीनों एक ही प्लेन में रहेंगे, है ना। ये पहला लॉ हो जाता है। ये पहला कोई सीक्वेंस वाइज नहीं है, दो लॉज होते हैं। जैसे न्यूटन का लॉ कैसा है कि फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तो उसी सीक्वेंस में होता है। फर्स्ट लॉ जो है वही होगा, तो उसमें नेमिंग इंपॉर्टेंट है। बस यहाँ पे कोई फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ नहीं है। आप चाहें तो फर्स्ट लॉ में इसे भी लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे हम लोग एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू angle of reflection, which is represented by angle R, that is angle I is equals to angle R। ये हमारा दो लॉ हो गया। तो ये क्वेश्चन था हमारा सेकंड नंबर। थर्ड क्वेश्चन क्या है, what do you understand by the radius of curvature of a spherical mirror। हाँ, कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कर्वेचर का रेडियस। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो भी स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो एक्चुअली में एक स्फीयर का, एक हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है ना। तो स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं वो एक हॉलो स्फीयर के पार्ट होते हैं। तो हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज बेसिकली डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने एक कनकेव मिरर बना दिया ना, इधर से मैंने पॉलिशिंग कर दी, इधर से सिल्वरिंग, ये सिल्वरिंग कर दिया मैंने। और अगर इधर से मैं सिल्वरिंग कर देता हूँ तो ये कन्वेक्स बन जाएगा। तो ये कनकेव हो गया, ये कन्वेक्स हो गया। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर सिंपल है कि पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है, इसी हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। इसमें भी सेम हो जाएगा, बस इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर बैकवर्ड हो जाएगा, इधर पोल, फोकस एंड हियर इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, विच इज डिनोटेड बाय आर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बेसिकली एक लेंथ है। जैसे ये पी, एफ और सी पॉइंट्स है ना, ये कुछ स्पेसिफिक डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बट ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये हमारा एक लेंथ है
है ना। साथ ही में एक देख ही लेते हैं, पूछा तो नहीं है क्वेश्चन, बट जब रेडियस ऑफ कर्वेचर देख रहे हैं तो बोल देते हैं फोकल लेंथ क्या होता है, तो पोल से, है ना, पोल से जो फोकस तक की जो दूरी होती है उसे ही हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं, और इससे स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे इस केस में पोल से फोकस तक की दूरी ये है, ये स्मॉल एफ जो है हमारा ये फोकल लेंथ है। तो बेसिकली अगर दोनों ही मिरर्स को देखें तो इसमें जो आपको पी है, एफ है और सी है, ये तीनों पॉइंट्स है बेसिकली। ये पोल है, फोकस, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, COC है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और बाकी के जो मैंने लिखे हैं आर एंड एफ, ये दोनों लेंथ है। ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों का अलग अलग साइन होगा। अगर हम लोग लेट्स से कि अगर कनकेव मिरर की बात करें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का साइन क्या हो जाएगा, पोल से बैकवर्ड है, तो हम लोग इसको नेगेटिव में और इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर को पॉजिटिव में मेज़र करते हैं। स्मॉल एफ क्या है, ये फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ एग्जैक्टली रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, ये चीज़ आपको पता होगा। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। पहले मैं दिखा दे रहा हूँ आपको फोर्थ क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ रियल एंड अ वर्चुअल इमेज। सो आई थिंक इसको हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि रियल और वर्चुअल इमेज क्या होता है। इफ़ द इमेज इज फॉर्म्ड बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे देन वी कॉल्ड दैट पर्टिकुलर इमेज इज रियल इमेज। और अगर एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं बना हुआ है ना, इफ़ यू हैव टू प्रोड्यूस द रिफ्लेक्टेड रे बैकवर्ड, तो उसे हम लोग बोलेंगे वर्चुअल इमेज। तो मैं एक बार फिर आज बता दे रहा हूँ, हालांकि हम लोगों ने बहुत डिटेल में पिछले क्लास में हम लोग इसको डिस्कस कर लिए थे, रियल और वर्चुअल कॉन्सेप्ट को। ओके, तो रियल वर्सेस वर्चुअल। तो रियल इमेज है, वर्चुअल इमेज कल ही बता दिया था मैंने। रियल इमेज और इधर मैं बता दे रहा हूँ वर्चुअल इमेज। सो रियल और वर्चुअल इमेज, है ना। तो रियल इमेज क्या होता है, एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है ना। एक्चुअल इंटरसेक्शन से जो इमेज बनता है उसे हम लोग रियल इमेज बोलते हैं। एक्चुअल इंटरसेक्शन, ये एक्चुअल इंटरसेक्शन किसका है, रिफ्लेक्टेड रे का, है ना। आफ्टर रिफ्लेक्शन हम लोग कंसिडर करते हैं। ये नहीं कि दो इंसिडेंट रे जा रहे हैं या कहीं पे मीट कर जा रहे हैं और उसे हम लोगों ने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोल दिया, नहीं। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, ये एक्चुअल इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे का देखा जाता है। तो यहाँ पे कोई देर इज़ नो एनी एक्चुअल इंटरसेक्शन। यहाँ पे एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं होता है। तो ये दोनों केसेस आपको अलग अलग मिरर्स में देखने को मिल सकता है, रियल और वर्चुअल। अगर रियल की बात करें तो रियल इमेज हमें किस में देखने को मिलता है, रियल इमेज हमें कनकेव मिरर की केस में देखने को मिलता है। अब वर्चुअल हमें प्लेन मिरर, ये एग्जांपल आपको किस हो जाएगा, प्लेन मिरर में आपको वर्चुअल इमेज, कन्वेक्स में वर्चुअल इमेज, हाँ यहाँ तक कि कनकेव में भी, है ना, कनकेव में भी। लेकिन कनकेव पे मैं स्टार लगा रहा हूँ क्योंकि इस पे एक पर्टिकुलर स्पेशल केस में ही आपको जब फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा रहेगा तभी वर्चुअल इमेज, या फिर बाकी के केसेस में जो है आपको रियल इमेज देखने को मिलेगा। तो एक मैं बना के भी दिखा दे रहा हूँ फटाफट रफ डायग्राम से। तो अगर ये प्लेन मिरर है और लेट से यहाँ पे कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना, तो इमेज कैसे बनेगा, इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट हमें 2 रेज चाहिए। 2 से ज़्यादा रेज भी निकालेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर हम लोग 2 ही लेते हैं। एक दिन हम लोग ये भी बात करेंगे कि 2 ही रेज क्यों लेते हैं इमेज फॉर्म करने के लिए, 2 से ज़्यादा क्यों नहीं लेते हैं, वो हम लोग किसी दिन क्लास में ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो एक इंसिडेंट रे मैंने लिया जो ये कैसा रहा, नॉर्मल के साथ एंगल आई 0 दिख रहा है, साफ था कि नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल 0 बन रहा है। तो एज़ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि हम लोगों ने अभी देखा, एंगल आर भी कितना हो जाएगा, बराबर इसके 0। तो इसी रास्ते पे लाइट लौट जाएगा। ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, और एक रे को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने इंसिडेंट किया यहाँ पे, तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूँगा मैं।
तो नॉर्मल के साथ जितना एंगल इधर हुआ उतना ही लगभग बिना नापे हुए बना रहा हूँ, थोड़ा सा एरर हो सकता है। एंगल आई जितना है एंगल आर दोनों को कांस्टेंट रखते हुए ये इधर रिफ्लेक्ट कर गया। तो ये रिफ्लेक्टेड रे ये वाला और ये रिफ्लेक्टेड रे ये दोनों जो है वो एक्चुअल में कहीं मीट तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जितना आगे जाएंगे उतना फैलते चले जाएंगे ऐसे, तो एक्चुअल इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है। सो इन दिस केस हम लोग क्या करते हैं, लाइट को पीछे प्रोड्यूस करते हैं, रिफ्लेक्टेड रे को पीछे प्रोड्यूस करते हैं, और जिस पॉइंट पे हमें मिलते हुए नज़र आते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेकिन ये एक्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, बट हमें इमेज यहीं देखने को मिलेगा। मतलब बेसिकली अगर आपकी आंखें अगर यहाँ से लेट से आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं तो आपकी आंखों को लगेगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, यहाँ से ये लाइट निकल के आई है। सो ये जो आपको ऑब्जेक्ट की तरह लग रहा है यही एक्चुअली में क्या है, इमेज है। सो ये हो गया आपका वर्चुअल इमेज, जहाँ पे एक्चुअल इंटरसेक्शन लाइट का नहीं होता है। देयर इज़ नो एनी एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है रिफ्लेक्टेड रे का। देखिए इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन आपको कंसिडर नहीं करना, मैं बताता हूँ क्या बात बोल रहा हूँ मैं। अगर ये कनकेव मिरर है, तो इधर से मैंने सिल्वरिंग किया है, तो ये कनकेव मिरर है। तो कनकेव मिरर में ये पोल, ये फोकस एंड ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे। तो एक लाइट को मैं अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेता हूँ तो ये फोकस से पास हो जाएगा, ओके। दूसरे लाइट को अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हूँ ऐसे, मिरर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं दोनों तरफ से, तो ये क्या हो जाएगा आपको मालूम है कि अगर इंसिडेंट रे ऐसे आया है तो ये नॉर्मल इंसिडेंस का केस है। नॉर्मल इंसिडेंस के केस में क्या होता है कि लाइट जिस रास्ते से आई है सेम उसी रास्ते पे क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। थोड़ा सा टेढ़ा है आई नो, इसको थोड़ा सा ये कर लेते हैं, ओके। तो जिस रास्ते पे आई है लाइट उसी रास्ते पे बाउंस कर जाएगी। तो मैंने ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोल रहा हूँ ये इंसिडेंट रे का नहीं बोला मैंने कि इंसिडेंट रे गया इधर से और इंटरसेक्ट कर गया, नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रे रिटर्न हुआ, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे है, दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे इंटरसेक्ट की है ना वहाँ पे बना है इमेज। इस वाले से थोड़ा सा क्लियर नहीं होता है, तो इसका एक दूसरा केस भी हम ले सकते थे, ऐसे ना बना के, ज़्यादा बड़ा बन गया, ठीक है। हम लोग एक दूसरा डायग्राम बना के भी रियल इमेज को समझ सकते हैं। हालांकि यहाँ पर रियल इमेज ही बना है क्योंकि यहाँ पे रेस का इंटरसेक्शन एक्चुअल में हुआ, रियल वर्ल्ड में हुआ। तो फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, मान लेते हैं यहीं पे रखे हैं, पर इस बार रेस को अलग ले रहे हैं। ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये पास हो जाएगा फोकस से, और इस बार अगर फोकस से पास करता हूँ मैं तो ये देखिए अब आपको दिखेगा यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे क्या उनको क्या लगता है कि यहाँ भी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इस पॉइंट पे इमेज क्यों नहीं बना। ध्यान से देखिए, तो ये है रिफ्लेक्टेड रे, बट ये वाला जो रे है ये तो इंसिडेंट रे ही जा रहा है अभी। ये रिफ्लेक्टेड रेस आपस में कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है ना, ये देखना है हमें कि रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही थी। पहले रिफ्लेक्शन तो हो, आप इसी को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे बोल सकते हैं। रिफ्लेक्ट होकर ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी ऐसे। इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद मीट किए, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका रियल इमेज, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेस एक्चुअल में मीट की है। ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, दो रिफ्लेक्टेड रे जहाँ मीट करती है उसी पॉइंट पे इमेज फॉर्म करता है, या फिर उसी पॉइंट पे हमें इमेज दिखाई पड़ता है। अब इसमें थोड़ा सा एरर है क्योंकि मैंने इस वाले को थोड़ा सा टेढ़ा ले लिया था, है ना, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि थोड़ा सा टेढ़ा ले लिए थे, ऐसे जाता, ठीक है, वो आप समझ गए होंगे, वो केसेस पता है। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि रियल वर्सेस वर्चुअल क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोगों ने जो है वो डील कर लिया कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या अंतर है। अच्छा, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात है ना, कि रियल इमेज क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन से बन रहा है तो रियल वर्ल्ड में बन रहा होता है। तो अगर यहाँ पे स्क्रीन प्लेस करें हम लोग, है ना, तो स्क्रीन पे एक्चुअली में जो इमेज है हमें स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगा। तो रियल इमेज को स्क्रीन पे प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब किया जा सकता है, कैन बी प्रोड्यूस्ड, है ना, ऑन स्क्रीन। लेकिन वर्चुअल इमेज तो वर्चुअल वर्ल्ड में बन रहा है, मिरर वर्ल्ड में बन रहा है ना, एक्चुअल इंटरसेक्शन से तो बन नहीं रहा है, मिरर के अंदर बनता है। तो इसे आप
मतलब स्क्रीन पे प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ये स्क्रीन पे प्रोड्यूस नहीं होता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम लोग। ओके, क्या है क्वेश्चन नंबर 5? ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग द पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कनकेव मिरर। ये बहुत ईजी है, समझ गए हम लोग, कितनी बार कर चुके हैं क्वेश्चन बनाते टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रियर व्यू। रियर व्यू का मतलब होता है बैक व्यू मिरर इन द स्कूटर, मोटरसाइकिल एक्सेट्रा। तो व्हीकल्स में बेसिकली यहाँ पे गाड़ियों में हम लोग कन्वेक्स मिरर का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं, ऐसा एक्सप्लेन करने बोल रहा है। तो इसके 2 मेजर रीजंस हैं, है ना, दोनों को देखते हैं हम लोग। कि रियर व्यू की तरफ देखिए, हमारे पास 3 मिरर थे एक्चुअली में, हमारे पास कितने मिरर थे, एक सेकेंड, हाँ हमारे पास मिरर्स कितने थे, 3। कॉन्सेप्ट को समझिएगा, आंसर तो लिख लेंगे। मिरर्स हमारे पास 3 थे, प्लेन मिरर था, कनकेव मिरर था हमारे पास, और कन्वेक्स मिरर था, है ना। हमारे पास ये 3 मिरर थे, प्लेन मिरर था, कनकेव मिरर है, कन्वेक्स मिरर था। हम लोगों ने कन्वेक्स को ही क्यों चुना, हम लोगों ने कन्वेक्स को ही क्यों यूज़ किया एज अ रेयर व्यू, ये एक्सप्लेन करना है हमें, क्योंकि ऑप्शन तो हमारे पास 3 थे। तो सबसे पहली बात सबसे पहला रीजन है, तो कनकेव को क्यों नहीं यूज़ करें, क्योंकि कनकेव में जो इमेज बनने का, जो इमेज का नेचर है ना, वो बहुत अलग अलग है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे, ऑब्जेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे कनकेव मिरर अलग अलग वैरायटी का इमेज बनाता है। जैसे अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर रहा, है ना, कनकेव मिरर से बहुत दूर रहा इसमें, तो बहुत छोटा इमेज बनता है। और दूसरा, ये ज़्यादातर केसेस में कैसा इमेज बना देता है, इन्वर्टेड बना देता है। तो कनकेव मिरर जो है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में इन्वर्टेड इमेज बनाता है। तो अगर बैक रियर व्यू में हम लोग देखेंगे तो हमें सारी चीज़ें उल्टी दिखाई पड़ेगी। तो एक तो ये मेजर कारण हो गया। और दूसरा, जब बहुत पास आएगा ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं कि अगर लास्ट केस की बात करें, 6th केस की, जिसमें पोल और फोकस के बीच में जब बहुत पास आएगा कोई चीज़, तो एकदम से बड़ा होकर एकदम हाईली मैग्नीफाई होकर दिखेगा। तो एकदम पास में आएगा तो मैग्नीफाई होकर दिखेगा। तो बहुत बड़ा इमेज हमें थोड़ी दिखना, हमें तो ज़्यादा, हमें देखिए रियर व्यू का बेसिक सेंस क्या है कि हमें कार चलाते टाइम मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक जो कार के पीछे है वो हमें दिखाई पड़ना चाहिए मिरर में, ताकि हमें जो है वो ड्राइविंग सेफ हो सके। तो ये अगर बहुत, या तो आपको उल्टा इमेज दिखाई देगा उसमें, है ना, या फिर अगर बहुत पास रहेगा ऑब्जेक्ट तो आपको मैग्नीफाई इमेज दिखाई पड़ेगा, बड़ा बड़ा इमेज दिखाई पड़ेगा। छोटी सी चीज़ें रहेगी उसका ही बहुत बड़ा हाईली एकदम मैग्नीफाई होकर दिखाई पड़ेगा। इसीलिए कनकेव का तो इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब बात आता है कि प्लेन मिरर भी सीधा इमेज बनाता है, अपराइट इमेज ये भी बना रहा है, अपराइट इमेज ये भी बना रहा है। तो हम लोग प्लेन मिरर का इस्तेमाल नहीं किए, कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल क्यों कर लिए? तो इसके पीछे 2 रीज़न है ना। सो जो हमारा क्वेश्चन था उसकी ओर चलते हैं कि वाई कन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर। तो हमारा आंसर कुछ ऐसा हो जाएगा, आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेगा इसको, ठीक है, आंसर की तरह लिख सकते हैं इसको कि कन्वेक्स मिरर is used as rear view mirror in vehicles because 2 रीजन बता रहा हूँ। पहला रीज़न, कन्वेक्स मिरर में हमें इमेज छोटी छोटी दिखाई पड़ती है ना, बड़े बड़े इमेजेस भी इसमें छोटे छोटे दिखाई पड़ते हैं, जिसके वजह से एक लार्ज ट्रैफिक आप उस छोटे से मिरर में देख पाइए, क्योंकि सारी चीज़ें छोटी दिखाई पड़ेगी। अगर मान लेते हैं कि इंक का डब्बा इतना बड़ा है तो उस मिरर के अंदर ना छोटा दिखाई पड़ेगा हमें। क्यों? क्योंकि कन्वेक्स मिरर का नेचर ही है। अगर आपने इसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा है, इसके कन्वेक्स मिरर के इमेज का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा है आपने, तो आपको मालूम होगा कि कैसा इमेज बनाता है। सबसे पहले तो इसके इमेजेस जो है वो फोकस और पोल के बीच में बनते हैं। दूसरा चीज़ कि इसके जो इमेजेस बनते हैं वो डिमिनिश्ड होते हैं, है ना। डिमिनिश्ड का मतलब होता है कि एक्चुअल ऑब्जेक्ट के साइज से छोटे होते हैं। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वर्चुअल इमेज होते हैं, मिरर के अंदर इमेज बनेगा, दिखाई पड़ेगा हमें, रियल इमेज नहीं होता है। और वर्चुअल इमेज होता है साथ में इरेक्ट होता है, इरेक्ट मीन्स अपराइट, है ना, अपराइट होता है, सीधा दिखाई पड़ेगा। तो ये कुछ मतलब कैरेक्टरिस्टिक है जिसके वजह से इस मिरर को चुना गया। सबसे पहली बात तो हमें प्लेन मिरर में भी इमेज दिख जाएगा। अगर प्लेन मिरर को भी साइड मिरर की तरह इस्तेमाल करें तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। बट क्या होगा ना कि पहली चीज़ जो है कि वो
बहुत सारे बड़े ट्रैफिक को ना छोटे से मिरर में नहीं देख पाएंगे, जो एक्चुअल साइज़ रहेगा ऑब्जेक्ट का वही हमें दिखाई पड़ेगा, तो ज़्यादा ट्रैफिक नहीं देख पाएंगे। तो पहला रीज़न क्या होगा कि छोटे छोटे ऑब्जेक्ट रहते हैं तो बहुत सारा ट्रैफिक हम लोग देख सकते हैं। और दूसरा जो सबसे मेजर रीज़न होगा कि प्लेन मिरर और कन्वेक्स मिरर के कंपैरिजन में कन्वेक्स मिरर का जो फील्ड ऑफ व्यू है ना, फील्ड ऑफ व्यू है वो बहुत ज़्यादा होता है, वाइड फील्ड ऑफ व्यू होता है, जिसके वजह से कन्वेक्स मिरर जो होता है वो एक लार्ज एरिया से लाइट को कलेक्ट करता है, तो हमें लार्ज एरिया दिखाई पड़ता है छोटे से मिरर में। मतलब ये जो छोटा सा मिरर है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं आप, है ना। एक छोटे से मिरर में ये बहुत सारी चीज़ें दिखा सकता है हमें। इतना ही छोटा अगर मेरे पास, है ना, इतना ही छोटा अगर मेरे पास ये हो, प्लेन मिरर हो, तो वो उतने सारे एरिया को कवर नहीं कर सकता, ये उतने एरिया को नहीं दिखा पाएगा जितने को ये दिखा पाएगा। एक्चुअली में ये मेरे पास जो है ये कन्वेक्स मिरर ही है, तो कन्वेक्स मिरर का फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा होता है। इसके दो हम लोग आंसर लिखेंगे, है ना। इसके दो आंसर लिखते हैं। पहला हम लोग क्या लिख देते हैं, फील्ड ऑफ व्यू से रिलेटेड, और दूसरा क्या लिख देते हैं कि कन्वेक्स मिरर प्रोड्यूस स्मॉलर एंड इरेक्ट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ, छोटा और इरेक्ट इमेज बनाता है, छोटे साइज का है। इससे क्या होगा कि हम लोग इसके अंदर एक लार्ज ट्रैफिक को देख सकते हैं, ड्यू टू विच a wide view of traffic behind the vehicle can be seen. Behind the vehicle can be seen। तो हम एक बहुत बड़ा जो है ट्रैफिक पीछे हम लोग व्हीकल के देख सकते हैं। दूसरा चीज़ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। इसका जो फील्ड ऑफ व्यू होता है वो बड़ा होता है, जिसके वजह से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर फील्ड ऑफ व्यू को थोड़ा कंपेयर कर ले, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, है ना। फील्ड ऑफ व्यू को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो, है ना, लेकिन एक रफ आइडिया हो जाएगा आपको कि फील्ड ऑफ व्यू सबसे मैक्सिमम कन्वेक्स का क्यों होता है। तो अगर हम लोग सेम साइज़ का, है ना, सेम साइज़ का अगर हम लोग अगर तीनों मिरर बना ले, लेट से कि मैंने इतना बड़ा, हाँ, इतना बड़ा एक कनकेव बना लिया मैंने, और लगभग इतना ही बड़ा एक कन्वेक्स मिरर मैंने बना लिया। लेट से मैं आपको फील्ड ऑफ व्यू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है। और हम लोग एक सेम इतना ही साइज़ का क्या ले लेते हैं, प्लेन मिरर ले लेते हैं, और तीनों का कंपैरिजन करते हैं। ये एक मैंने प्लेन मिरर ले लिया। इधर से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिल्वरिंग, ये प्लेन मिरर हो गया। इधर से सिल्वरिंग करेंगे, ये वाला हो गया हमारा कनकेव मिरर, और इधर से सिल्वरिंग कर देंगे तो ये हो जाएगा कन्वेक्स मिरर। अब देखिए फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है कि जो आपका मिरर है वो कितने एरिया से, है ना, कितने एरिया से जो है वो लाइट्स को कलेक्ट कर रहा है ना, कितने एरिया से लाइट को कलेक्ट कर पा रहा है। तो एक रफ आइडिया मैं आपको दूँ, है ना, सब में एक कॉमन लाइन खींच लेते हैं लंबा सा, क्योंकि हमें डिस्टेंस बराबर रखना है ताकि हमें पता चल सके कि फील्ड ऑफ व्यू किसका ज़्यादा है। मैं आपको एक रफ आइडिया बता रहा हूँ कि किस तरीके से जो है ये, एक सेकंड, हाँ, कैलकुलेट किया जाता है या फिर पता लगाया जाता है फील्ड ऑफ व्यू के बारे में। तो मान लेते हैं कि एक इक्वल डिस्टेंस पे, है ना, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को हम ले लेते हैं। यहाँ पे कितना ले लिया जाए, 2 हम ले लेते हैं, लगभग 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं। हाँ, 2 सेंटीमीटर पे हर केस में हम डिस्टेंस ले रहे हैं 2 सेंटीमीटर। ओके, 2 यहाँ भी ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर, 5, 6, 7। ओके, तो अगर मान लेते हैं कि ये जो 2 सेंटीमीटर मैंने लिया है, इसको मैंने ले लिया, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, तीनों ही मिरर के सामने इक्वल डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है,
और मैंने क्या किया कि ज़्यादा एरिया नहीं, सबका मैंने इतना ही एरिया जो है वो कंसिडर किया। मैं चाहता तो इसके एक्सट्रीम एंड पे भी लाइट डाल सकता हूँ, पर इसके छोटे छोटे एरिया को ही हम लोगों ने कंसिडर किया है, उतना ही एरिया मैं सब पे मार्क कर लेता हूँ। फिर बताना क्या चाह रहा हूँ मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। इतना ही एरिया हम लोगों ने इस पे भी मार्क कर लिया, इतना कंसिडर करेंगे हम लोग, और इतना ही हम लोग इसमें भी कंसिडर करेंगे लगभग। हाँ, ये इधर इतना और ये इधर इतना, ठीक है। अब ज़रा देखिए, तो सबसे पहले अगर मैं इस पे लाइट ऐसे इंसिडेंट करूँगा, है ना, इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करूँगा, तो ये क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मल होगा, है ना, सारी चीज़ें होंगी, यहाँ पे नॉर्मल होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रॉपर फॉलो होगा, और ये बाउंस बैक करेगा। तो लेट से बाउंस बैक कर गया इधर, और ये बाउंस बैक किया इधर, ये हो गया। तो होगा क्या कि इस रेंज में, है ना, जितने भी लोग होंगे जो इस रेंज में होंगे वो इसे देख पाएंगे। ये जो हो गया, ये इसका फील्ड ऑफ व्यू हो गया, ये ना, ये व्यू का फील्ड हो गया कि यहाँ से व्यू किया जा सकता है इस ऑब्जेक्ट को। मतलब ये जो रखा गया ऑब्जेक्ट है, ये इतने दूर से लोग, ये इतने रेंज में जो लोग होंगे उनको दिखाई पड़ेगा। और यही चीज़ अगर मैं इसमें करूँ, सबसे पहले तो मालूम है आपको कि जो कनकेव मिरर होता है, ये जो कनकेव होता है ये कन्वर्जिंग नेचर का होता है ना। ये कनकेव मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग नेचर का होता है। तो अगर लाइट ऐसे आ भी रही है कहीं से इस तरीके से, तो वो कन्वर्ज ही कर देगा। हाँ, बशर्ते अगर वो पैरेलल होती प्रिंसिपल एक्सिस से तो फोकस से पास होता। मैंने बोला नहीं कि ये फोकस है इस मिरर का। मान लीजिए कि ऐसा कुछ है, या फिर ऐसे डायरेक्शन दिखा दीजिए कि इस सोर्स से जब लाइट निकला ऐसे, तो बाउंस करने के बाद ऐसे डाइवर्ज हुआ। ऑल्दो ये डाइवर्जिंग मिरर नहीं है, ये कन्वर्जिंग मिरर है ना, नेचर कन्वर्जिंग नहीं। अगर आप ध्यान से देखिए तो लाइट आई तो कन्वर्ज हो गई, उसी को मैंने अपोजिट उल्टे तरीके से बनाया। और इसमें क्या देखा गया कि ये जब डाइवर्ज हुई ना लाइट, तो एक बड़े एंगल पे डाइवर्ज हुई, है ना। ये एक बड़े एंगल पे डाइवर्ज होती है, ये डाइवर्जिंग मिरर है, और ये एक बड़े एंगल पे लाइट को डाइवर्ज करता है। अब इससे आपको क्लियर पता चलेगा कि इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है ना, या फिर प्लेन मिरर का जो फील्ड ऑफ व्यू है और इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। मतलब ये जो कन्वेक्स मिरर है ना, ये जो कन्वेक्स मिरर है वो लार्ज एरिया से, है ना, लार्ज एरिया से लाइट को कलेक्ट कर सकता है। एक छोटा सा मिरर बहुत लार्ज एरिया से लाइट को कलेक्ट करेगा, तो जितने एरिया से लाइट कलेक्ट करेगा उतना एरिया इस मिरर में शो करेगा। इसीलिए कन्वेक्स मिरर जो होता है वो लार्ज एरिया से लाइट कलेक्ट करता है ना, कलेक्ट लाइट्स फ्रॉम लार्ज एरिया। क्यों? क्योंकि इसका फील्ड ऑफ व्यू वाइडर है, बिकॉज ऑफ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। तो बड़ा फील्ड ऑफ व्यू होने की वजह से ये लार्जर एरिया से लाइट कलेक्ट करेगा, तो हमें एक लार्ज एरिया छोटे से मिरर में दिखाई पड़ेगा। सो दिस इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड कि हम लोगों ने कन्वेक्स मिरर को सिलेक्ट किया ओवर प्लेन मिरर, क्योंकि दोनों ही मिरर हमारे लिए सूटेबल था, दोनों ही मिरर में हम सीधा इमेज देख पा रहे थे। लेकिन हम लोगों ने कन्वेक्स सिलेक्ट किया क्योंकि कन्वेक्स में ज़्यादा बड़े ट्रैफिक को ऑब्जर्व करना इजी था, क्योंकि छोटे छोटे इमेजेस बन रहे थे। बड़ा ट्रक कोई है पीछे, तो अगर प्लेन मिरर में बनता तो उतना ही बड़ा दिखाई पड़ता, लेकिन वही कन्वेक्स मिरर में बन रहा था तो वो ट्रक का इमेज छोटा छोटा बन रहा था, तो बहुत सारा ट्रैफिक हम देख सकते हैं इस मिरर में, इसलिए इसे सिलेक्ट किया गया। मेन रीजन था, देखिए उसका आंसर तो उसी से मैं 2 पॉइंट लिखे ख़त्म हो गया। मैं थोड़ा समझा रहा था फिर फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, उसका एक रफ आइडिया। तो ऐसे ही कभी ऑब्जेक्टिव सवाल भी आए तो मैक्सिमम फील्ड ऑफ व्यू किस में होता है, तो कन्वेक्स मिरर में होता है। तीनों मिरर में अगर देखा जाए तो मैक्सिमम फील्ड ऑफ व्यू कन्वेक्स में होता है। तो हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन भी देख लिया। आखिरी क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। पहला केस दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है, और दूसरा केस है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ये दोनों बना लेते हैं हम लोग। तो पहला केस यहाँ पे बोला गया है इमेज डायग्राम, रे डायग्राम बनाना है बेसिकली, जिसमें फर्स्ट केस क्या है, पोल एंड फोकस के बीच में रखा हुआ है, और दूसरा केस था सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस।
शॉर्टकट में मैंने लिख दिया है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो एक रफ डायग्राम ही बना लेते हैं, आपको समझ जाइएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने बनाया होगा, अपने नोट्स में होगा आपके। ये मैंने बना दिया एक कनकेव मिरर, है ना। किसके लिए बताने के लिए बोला है यहाँ पे, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। यहाँ पे मेंशन नहीं किया है ना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में कौन सा मिरर आपको लेना है, तो दोनों ही मिरर के लिए आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मिरर मेंशन नहीं है क्वेश्चन में कि कौन सा मिरर आप ले रहे हैं, कनकेव ले रहे हैं कि कन्वेक्स ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। तो पहले देख लेते हैं कनकेव के लिए, पहले कनकेव के लिए देख लेते हैं दोनों ही केस, दोनों केस पहले कनकेव के लिए देख लेते हैं। ऑब्वियस ये बात है, क्योंकि यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर आपको रखने बोल रहा है तो ये कनकेव के लिए ही होगा, कन्वेक्स में ये चीज़ संभव नहीं है। कन्वेक्स में तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस मिरर के अंदर होता है, तो वहाँ पे तो ऑब्जेक्ट को रख नहीं सकते हैं, तो ये कनकेव के लिए, ठीक है। सबसे पहले ये हो गया हमारा एक कनकेव मिरर, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को लिखते हैं, पोल, फोकस और इक्वली डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। थोड़ा सा ये अगर बड़ा छोटा हो जाता है तो डायग्राम गलत बनने लगता है। तो ये हमारा कनकेव मिरर ये भी बना लिया हम लोगों ने, पोल, फोकस और इक्वल डिस्टेंस पे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस केस में था कि पोल और फोकस के बीच में रखना है हमें ऑब्जेक्ट, तो पोल और फोकस के बीच में ज़रूरी नहीं, थोड़ा आगे भी रख सकते हैं, पीछे भी रख सकते हैं, मतलब फोकस पे नहीं होना चाहिए, फोकस पे नहीं होना चाहिए, पोल और फोकस के बीच में होना चाहिए। इसी केस को अगर मान लीजिए, देखिए तो बहुत सिंपली बोल दिया कि पोल और फोकस के बीच में होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस इतना सिंपल नहीं आता है, इस तरीके से आएगा ना, आपको बोलेगा कि इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज लेस देन f। तो अगर ऐसा आता है ना कि लेस देन f है, तो समझ जाइएगा कि फोकल लेंथ से कम दूरी पे, फोकल लेंथ से कम दूरी पे आपको ऑब्जेक्ट रखना है। तो फोकल लेंथ का डिस्टेंस होता है, पोल टू फोकस को फोकल लेंथ बोलते हैं, तो इससे कम आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, इतना या फिर थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे। मान लेते हैं हम लोगों ने यहाँ कहीं कंसिडर कर लिया। सो एक रे हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, हाँ, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ है, बहुत सारे रेज निकल रहे होंगे, पर एक रे हम लोगों ने ये वाला पॉसिबिलिटी कंसिडर किया कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। दूसरा कौन सा केस कंसिडर कर सकते हैं, नॉर्मल इंसिडेंस, कि मैं इस दूसरे रे को ऐसा करूं कि वो नॉर्मल के साथ 0 डिग्री बनाए, ताकि रिफ्लेक्टेड रे भी 0 डिग्री बनाए और वो सेम ही पाथ पे रिट्रेस कर जाए। या तो ये कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा आइडिया क्या है कि आप पोल पे दूसरे रे को कंसिडर कर सकते हैं, और जितना एंगल बन रहा है, अब देखिए नॉर्मल यही हो जाता है, जैसे ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, तो आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे तो अगर यहाँ पे इंसिडेंट रे ड्रॉप हुआ है तो यहाँ पे नॉर्मल क्यों नहीं खींचते हैं। एक्चुअली में नॉर्मल कर्वेचर वाले सरफेस में, जितने भी कर्व सरफेस होते हैं उसमें नॉर्मल कैसे खींचा जाता है, ऐसे खींचते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन ऐसे जा रहा है, एक्चुअली में यही नॉर्मल है ना। तो इस केस में ना बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता नहीं है, बट आपका जो प्रिंसिपल एक्सिस है वही नॉर्मल की तरह बिहेव कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसमें नॉर्मल नहीं खींचते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस ही नॉर्मल है इस केस में। क्योंकि नॉर्मल खींचते भी हम लोग तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, उस पॉइंट से सीधी लाइन पास करते हैं। ओके, तो यहाँ पे सेम एंगल बनाता हुआ जो है ये लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो ये कर गया रिफ्लेक्ट। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये जो रेज है ये डाइवर्जिंग रेज है ना। ये आगे जाके और ज़्यादा इनकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी आपस में, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे रियल वर्ल्ड में, इसलिए इन्हें पीछे प्रोड्यूस किया जा रहा है और इसे भी पीछे प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो पीछे प्रोड्यूस करने से पता चला हमें कि ये लाइट रेस कहीं पे यहाँ मीट कर रही है, तो जहाँ मीट करेगी वहीं पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब ऐसा हुआ कि दूसरे डायग्राम में भी चला गया, कोई बात नहीं, ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, इस डायग्राम को दूसरे जगह बना लेंगे। तो ये देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट बना, तो आप देख पा रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो इमेज, देखिए ऑब्जेक्ट इतना छोटा था, इमेज कितना बड़ा बना। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक कभी लिखने पड़ जाए तो कैरेक्टरिस्टिक क्या लिख सकते हैं हम लोग कि जो इमेज बना वो बिहाइंड द मिरर बना, है ना, बिहाइंड द मिरर बना इमेज। दूसरी चीज़, इमेज कैसा बना, एनलार्ज बना, बड़ा बना, वर्चुअल बना,
क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन तो हुआ नहीं लाइट का, तो वर्चुअल इमेज बना। और इरेक्ट इमेज बना, इरेक्ट मीन्स अपराइट इमेज बना, सीधा बना। इरेक्ट का मतलब अपराइट इमेज बना। अब हम लोग का दूसरा डायग्राम खराब हो गया ये, तो चाहे तो हम लोग इसी में बना सकते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस में ऑब्जेक्ट को रखना है, तो कोई बात नहीं, रख ही देते हैं यहाँ पे। दूसरा डायग्राम क्या बना है, इसी में रख देते हैं। ये मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दिया। इसी सेम केस को मैथमेटिकली ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि पोल से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो मेक श्योर करना है कि वो आर से छोटा हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर से छोटा हो, बिल्कुल छोटा है, और फोकल लेंथ से बड़ा हो। ऐसे भी लिख सकते हैं मैथमेटिकली, बहुत स्टैंडर्ड हो जाएगा ये, तो क्वेश्चन को आपको ऐसे ही पहचानना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, एक रे जो है वो पैरेलली इंसिडेंट किया, बहुत सारे केसेस में से एक पैरेलल इंसिडेंट किया है ना, और वो फोकस से पास होगा, आपको मालूम है रूल्स। तो ये हो गया फोकस से पास, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे। दूसरे रे को मैं फोकस से पास कर दूंगा, या फिर नॉर्मल इंसिडेंस भी कर सकते हैं इस केस में, ऐसे नॉर्मल इंसिडेंस भी कर सकते हैं, लेकिन मिरर को थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो हमें तो आता है ये वाला केस, तो यही वाला कर लेते हैं। फोकस से पास करेंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इमेज बन जाएगा, आपको मालूम है। यहाँ पे इस पॉइंट पे हेड से निकाला था हम लोगों ने, तो ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये हेड का इमेज है, तो ऑब्वियस ही बात है ऐसे हम लोग कर देंगे, ये टेल हो जाएगा, ये हमारा बन गया इमेज। तो यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बना है, तो अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक लिखने पड़े, हालांकि तो क्वेश्चन में बोला नहीं है कैरेक्टरिस्टिक लिखने के लिए, लेट से लेकिन लिखना पड़ जाए, तो आप क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं कि इमेज कहाँ बना, इमेज बना बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, इससे भी आगे बना। देखिए बाबू ये डायग्राम, ये इस वाले डायग्राम का पार्ट है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ओवरलैप कर गया दोनों डायग्राम, ठीक है। तो इसके लिए लिख देंगे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो इमेज बना वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बना। ऐसे ही मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि जो हमारा इमेज डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन है आर और लेस देन है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से छोटा है और आर से बड़ा है इमेज डिस्टेंस। मैथमेटिकली ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, हालांकि ऐसे ज़रूरत पड़ती नहीं है, पर ठीक है, नॉलेज रहेगा तो अच्छी बात है। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज बना बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरी बात कैसा बना, एनलार्ज बना, मतलब हाईली एनलार्ज तो नहीं बोल सकते हैं, बट यस एनलार्ज बना। दूसरा चीज़ क्या बोल सकते हैं हम लोग कि रियल इमेज बना है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज का एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ है। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे रियल में मीट किया है, यहाँ पे एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ है, तो रियल इमेज बना है ये। और देखिएगा आपके सिलेबस में हमेशा रियल इमेज, जितने भी हमेशा रियल इमेज बनेंगे आपके सिलेबस में इन्वर्टेड ही होंगे। इन्वर्टेड मीन्स उल्टा, अपसाइड डाउन, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ऐसे उल्टा बनेगा। तो ये हमारा जो है टोटल जितने भी 7 क्वेश्चन है टोटल, वेरी शॉर्ट में, है ना, शॉर्ट आंसर टाइप में टोटल 7 क्वेश्चन थे। 7 के 7 क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लिया है। तो हमारा ए और बी दोनों सेक्शन जो है ये हमारा एक्सरसाइज का ए और बी क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। सी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और डी जो कि सबसे स्पेशल होने वाला है हमारा डी, है ना, डी सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, न्यूमेरिकल वाला प्रॉब्लम सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। लॉन्ग क्वेश्चन में जो 3 दिए हुए हैं ना, ये बहुत मतलब कुछ खास नहीं है। डिस्क्राइब अ मेथड टू मेजर द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर का फोकल लेंथ कैसे मेजर करे, है ना, ये रफली मेजरमेंट होता है अप्रॉक्सीमेटली। तो आपको क्या करना है, कनकेव मिरर को, मेरे पास अभी कनकेव मिरर तो नहीं है, बट अगर आंसर लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे कि एक कनकेव मिरर को आप सन के तरफ पकड़े, है ना, सन को फेस करता हुआ पकड़े। मान लीजिए कि इधर जो है सन है आपका, ये सन है, तो सन के साइड ऐसे पकड़िए आप मिरर को, और फिर ना एक सामने एक पेपर रखिए। तो पेपर पे आपको क्या होगा कि जो सनलाइट होगा वो कन्वर्ज हो जाएगा एक सिंगल पॉइंट पे, और आप थोड़ा सा उस पेपर के डिस्टेंस को ऐसे एडजस्ट कीजिए जब आपके पेपर पे सबसे छोटा सर्कुलर स्पॉट बन रहा होगा। एट दैट टाइम आपको मेजर कर लेना है पोल से या फिर मिरर से उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को, वही आपका क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा कनकेव मिरर का। तो ये एक पर्टिकुलर मेथड है जो कि
कभी अगर एग्जाम में आता है तो ऐसे वर्बली ही लिखना पड़ेगा आपको क्वेश्चन, है ना, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। राइट द साइन कन्वेंशन यूज्ड फॉर स्फेरिकल मिरर, ये देखिए बाबू इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आपकी किताब में नोट्स में लिखा होगा। फिर भी मैं बता देता हूँ साइन कन्वेंशन क्या होता है स्फेरिकल मिरर के लिए, कि सारे डिस्टेंसेस, ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम दी पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर, सारे डिस्टेंसेस पोल से मेज़र किए जाते हैं। दूसरी बात कि जो इंसिडेंट रे होता है उसके डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। तो अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में कोई भी चीज़ मेज़र किया जा रहा है तो उससे हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई चीज़ मेज़र कर रहे हैं तो नेगेटिव कंसिडर करेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर मेजरमेंट है तो पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस के अगर नीचे कोई मेजरमेंट ले रहे हैं तो नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो ये तो नोट्स में भी होगा आपके, है ना, मैंने लिखवाया है ऑफलाइन क्लास में, है ना, ये नोट्स में आपके मेंशन है, ये वाला क्वेश्चन मेंशन है आपके नोट्स में, और ये वाले क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन किया था और अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बाय ड्राइंग अ नीट रे डायग्राम शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वेक्स मिरर, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन। हाँ, काम करते हैं, 5 मिनट वीडियो लंबा होगा, इसको कर ही लेते हैं तो हमारा सी भी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में डायरेक्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। रुको, अभी रुको, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको। हाँ, तो इस वाले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं, खत्म करते हैं इसको। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि बाय ड्राइंग ए नीट रे डायग्राम, एक रे डायग्राम आपको ड्रॉ करना है ना, मैं डी का 3 बता रहा हूँ कि एक आपको रे डायग्राम ड्रॉ करना है। सो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कन्वेक्स मिरर के, है ना, कन्वेक्स मिरर है सबसे पहले इस केस में, कन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, वेरी गुड। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस, हियर इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमें क्या बोला है कि प्रिंसिपल एक्सिस की, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है ना, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये रहा कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट, और इसका हमें क्या करना है, इमेज फॉर्मेशन बना के दिखाना है कैसे इमेज फॉर्म होगा, और एक्सप्लेन करना है कंस्ट्रक्शन को। तो कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करना तो ईजी है, जैसे जैसे आप करिएगा कंस्ट्रक्शन वैसे वैसे स्टेप्स लिख लेना होता है, बहुत इजी, आपको आता होगा, पहले भी क्लास 9 में आपने कंस्ट्रक्शन किया होगा तो लिखे होंगे स्टेप्स। तो पहला स्टेप है कि हम लोगों ने एक कन्वेक्स मिरर बना लिया, है ना, कन्वेक्स मिरर बना लिया, जितने भी इंपॉर्टेंट उसके पॉइंट्स होते हैं वो लिख लिए, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक इंसिडेंट रे पास किया। एज वी नो फ्रॉम रूल कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर होता है रे तो या तो वो फोकस से पास करेगा, है ना, इफ़ पॉसिबल, है ना, फोकस से पास करेगा। लेकिन यहाँ पे साफ दिख रहा है कि फोकस से कैसे पास करेगा, मिरर के अंदर थोड़ी घुस जाएगा, तो यहाँ पे फोकस से पास होता हुआ नजर आएगा हमें, है ना। इट सीम्स दैट इट इज़ पासिंग थ्रू फोकस, एक्चुअली में वो फोकस से पास करेगा नहीं, बट हमें ऐसा लगेगा। तो ये मैंने बता दिया, ठीक है, एक हो गया। दूसरा रे क्या कर सकते हैं आप, नॉर्मली इंसिडेंस कर सकते हैं इस पॉइंट पे। जैसे अब मैं इसमें सिखा देता हूँ आपको कि नॉर्मल कैसे खींचते हैं। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे इंसिडेंट रे यहाँ पे ड्रॉप किया, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिसे मैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोल रहा हूँ, यहाँ पे मुझे नॉर्मल खींचना चाहिए। तो नॉर्मल कैसे खींचाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट पे ना आप एक स्ट्रेट लाइन खींचिए। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा मेरा, और इस पॉइंट पर अगर एक स्ट्रेट लाइन खींचूंगा तो मैं देखूंगा कि ये सेम डायरेक्शन में ऐसे ही, रेड पेन है क्या मेरे पास, हाँ एक सेकेंड, ये देखिए डॉट 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 डॉट, ये एक्चुअली में हमारा नॉर्मल हो जाएगा। तो मुझे दिखाई पड़ा कि नॉर्मल के साथ ये एंगल आई जो है वो 0 है, तो एंगल आर भी 0 हो जाएगा, और इसी डायरेक्शन में लाइट क्या हो जाएगा, बाउंस बैक हो जाएगा, रिट्रेस कर जाएगा। तो ये आ गया। अब क्या आपको दिख रहा है कि ये दोनों रेस आपस में कहीं आगे चल के मीट करेगी, बिल्कुल भी नहीं। तो पीछे की ओर प्रोड्यूस कर लीजिए लाइट को, तो लाइट को पीछे प्रोड्यूस करेंगे, इस वाले को पीछे प्रोड्यूस, क्योंकि इसको मैंने ऑलरेडी पीछे प्रोड्यूस कर लिया है। इसको अगर मैं पीछे प्रोड्यूस करूँगा तो मुझे क्या दिखाई पड़ेगा कि ये पीछे प्रोड्यूस करने पे ये दोनों इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए। तो इस ऑब्जेक्ट का, पॉइंट ऑब्जेक्ट का, ये मैंने लिखा था ऑब्जेक्ट, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज इस पर्टिकुलर जगह बन गया। और कंस्ट्रक्शन आप इजली स्टेप्स लिख लीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही। तो हम लोगों ने जो है डी तक पूरा जो है, सी तक, सॉरी डी का 3 लिख दिया मैंने, ये सी का 3 है। तो हम लोगों ने ए, बी और सी तीनों ही
क्वेश्चन को जो है पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स पे जंप करेंगे और उसके नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि सबसे सिंपल है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हमें डायरेक्ट यहाँ डिस्कस कर लेना है कि कौन सा आंसर करेक्ट है और उसके एक्सप्लेनेशन देख लेना है प्रॉपर। ठीक है, चलिए गुड नाइट।